नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो गया हूं और मुद्दा वही है आपका, क्योंकि अब तेल गैस भरपूर है, अफवाहों से रहें दूर, ये कहना है सरकार का। इसी मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है और आप लाइनों में ना लगें, कतारों में ना लगें, क्या सब कुछ ऑल इज वेल है, इसी पर बात करेंगे। जी हाँ, एलपीजी के मुद्दे पर अभी लोकसभा में हंगामा हुआ और उसके बाद पेट्रोलियम मंत्री ने बयान भी दिया। लेकिन देश में एलपीजी की आपूर्ति पर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। विपक्ष देश में एलपीजी तेल संकट की आशंका जता रहा है और सरकार का कहना है कि विपक्ष अफवाह फैलाकर लोगों को डरा है। ऐसे में सवाल है कि तेल गैस को लेकर सरकार के दावों पर विपक्ष को भरोसा क्यों नहीं है। हर मुद्दे पर विपक्ष राजनीतिक अवसर क्यों तलाशता रहा है। क्या अफवाह की वजह से एलपीजी को लेकर कुछ लोगों में पैनिक है? बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिएगा। लंबे लाइन है सिलेंडर के लिए कि दाम भी बढ़ गया 60 रुपया। गैस, डीजल, पेट्रोल, ईंधन सब कुछ की पर्याप्त भंडार भारत के पास है। हमारे तेल टैंकर जहां तहां फंसे हुए हैं, इसके लिए दरअसल प्रधानमंत्री की आधी अधूरी और मुझे लगता है गैर जरूरी विदेश नीति जिम्मेदार है। हकीकत जमीन में इतने खतरनाक है कि सोच के भी डर लगता है कि आने वाले दिनों में क्या हालात पैदा। इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। गरीब जनता परेशान है, जो डीलर्स हैं वो ब्लैक कर रहे हैं बड़े पैमाने पे। पैनिक क्रिएट नहीं कर रहे हैं। सरकार से पूछा जा रहा है कि सरकार की क्या तैयारी है। गैस ही नहीं कहीं मिल रहा है। अभी गैस तो मिल ही नहीं रहा था। जैसे गैस मिलेगा फिर दुकान खोलेंगे। कमर्शियल जलाते हो तो मिल ही नहीं रहा। वो लास्ट घर से बचा हुआ था तो बोला ब्लैक में इतना बिक रहा है। कोटा जो घरेलू डोमेस्टिक गैस है वो 2803,000 में दे रहा है। सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहूँगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें, पैनिक बाइंग न करें। इस बीच बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पर एलपीजी वितरण को लेकर सीएम योगी के सख्त निर्देश, कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। जिलाधिकारी खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। सभी जिलों के जिलाधिकारी अलर्ट मोड पर है। एलपीजी को लेकर सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रदेश के जिलों में प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर्स वितरण की मॉनिटरिंग जिलों के डीएम खुद कर रहे हैं। तो चलिए इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। लगातार हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये आम लोगों से जुड़ा है। क्या गैस की कालाबाजारी भी होने लगी है? क्या वाकई में गैस की किल्लत है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि लंबी लंबी कतारें तो नजर आ रही हैं, लोगों को गैस मिल नहीं रहा, कमर्शियल सिलेंडर की कमी तो दिख ही रही है। होटल रेस्टोरेंट पर बहुत असर देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे जो स्ट्रीट फूड बेचते हैं उन पर भी असर देखने को मिल रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, जल्दी से अपने मेहमानों को परिचय करा दूं। अशोक पांडे प्रवक्ता है बीजेपी की, वो हमारे साथ जुड़ गए। प्रियंका गुप्ता जी है, प्रवक्ता है कांग्रेस की, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। पीके सहगल साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। विजय उपाध्याय हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मंजुला उपाध्याय अर्थशास्त्री, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सहगल साहब, पहले से चर्चा की शुरुआत आपसे मैं कर लेता हूं। सहगल साहब, अभी जो युद्ध है, युद्ध के हालात पर आप क्या कहेंगे? युद्ध ये लंबा खिंच सकता है क्योंकि आर पार की जंग देखने को मिल रही है। ना तो ईरान झुकने को तैयार, ना उधर अमेरिका इजराइल झुकने के लिए तैयार है। और इस युद्ध का असर पड़ेगा भारत पर भी। पहली बात है, युद्ध जो है काफी लंबा पड़ेगा, इसमें किसी पर कोई शक नहीं। पहले साफ तौर पे ट्रम्प कह रहे थे कि युद्ध हम ऑलमोस्ट जीत गए, ईरान को कहते हैं अनकंडीशनल सरेंडर करो। अभी वो खुद ही कह रहे हैं कि युद्ध 4 से 5 हफ्ते चलेगा। और जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान ने 2500 साल में कभी भी किसी के सामने झुका नहीं, कभी किसी के सामने सरेंडर नहीं किया। 2 साल के अंदर हमास को तो सरेंडर नहीं करा सके, तो ये इतने बड़े देश को सरेंडर कैसे करेंगे? दूसरा, जो उनका पॉलिटिकल एम है या मिलिट्री एम है, उनको क्लियर है ही नहीं। हर दिन अपना एम जो है बदली करते रहते हैं। उनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी क्या है ये भी अमेरिका के लोगों को नहीं पता है। जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, उसको ईरान ने कहा है कि मेरा स्ट्रेटेजिक एसेट है और मैं किसी प्रकार से यहाँ से एक भी जहाज़ को नहीं दूंगा, क्योंकि उसी के माध्यम से वो सारी दुनिया के अंदर प्रेशर डालना चाहते हैं
कि अमेरिका के ऊपर और इसराइल के ऊपर इतना प्रेशर डाला जाए हाहाकार की वजह से, ताकि मजबूरन जंग बंद करे। जंग स्टार्ट अमेरिका और इसराइल ने की थी, खत्म भी उन्हीं को करनी पड़ेगी। ईरान किसी हाथ में झुकेगा बिल्कुल। और ऐसे में कहीं ना कहीं सहगल साहब ये युद्ध भी लंबा खिंच सकता है। मैं लौटूंगा सर, और भी मेहमान हमारे उनको भी चर्चा में जोड़ लें। अशोक पांडे बरसात, पांडे साहब, वाकई में गैस की किल्लत है, गैस की दिक्कत है, या आपको लग रहा है ये कांग्रेस वाले अफवाह फैला रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे अफवाह फैलाने का कुप्रयास है। कांग्रेस का रिजीम देख लीजिए, लोग अपनी पत्नी को ले जाते थे, सिलेंडर की लाइन में लगा के, शाम को दफ्तर से लौटते थे तो सिलेंडर लेके घर जाते थे। आज घर घर सिलेंडर मिल रहा है। कांग्रेस वाले कोई भी अफवाह उड़ाने का रास्ता कोई छोड़ते ही नहीं। अभी क्रिकेट मैच हो रहा था तो कहे मोदी जी पनौती है। जब विश्व कप हो गया तो पनौती कौन है इनको पता ही नहीं। राहुल बाबा 100 चुनाव हार चुके, वो पनौती नहीं है। क्रिकेट में हारने पर मोदी को पनौती कहने लगे। नहीं तो पांडे जी, अब आप कह रहे हैं कि अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपके पड़ोस में भी गैस एजेंसी होगी, फिर वहां लंबी कतार क्यों है? पांडे जी, आपके पड़ोस में गैस एजेंसी है, वहां सुबह चेक करा आपने कि भीड़ है या नहीं? आजकल बुक कराइए और मिल रहा है। ये जरूर है कि बीच में कालाबाजारी आ गए हैं। कांग्रेसी भी इसमें कहीं न कहीं शामिल है। सरकार को बदनाम करने का खूब प्रयास हो रहा है। आज योगी जी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है डीएमओ को कि तत्काल गैस की किल्लत जो है अप्राकृतिक जो बनाई गई है उसे तत्काल दूर किए और लोगों को सिलेंडर मिले। आज कल से शुरू बताइए प्रियंका गुप्ता जी, आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, सिलेंडर की तो कोई कमी नहीं है, पांडे जी कह रहे हैं मिल रही है गैस। तो देखिए, पांडे जी तो सबसे पहले मुझे हंसी आ रही थी कि मोदी जी को पनौती बता रहे थे। कांग्रेस के प्रवक्ता ने नहीं कहा, पर बीजेपी के प्रवक्ता ने कह दिया। दूसरी चीज, लोग ये भी ढूंढ रहे हैं कि नाले की चाय भी, तो वो जो नाले की गैस से चाय बना रहे थे मोदी जी, जो इजाद करा था उन्होंने, वो कहाँ है? वो तो बहुत पहले ही उन्होंने इजाद कर लिया था, इतने बड़े साइंटिस्ट थे वो। तो वो जो नाले की गैस की चाय है, आज लोगों जिनको की कैंटीन बंद हो गई है, जिनके चूल्हे बंद हो गए, जिनके जो छोटे छोटे व्यापार करते थे, जो ठेले लगाते थे, रेस्टोरेंट थे, वो सब बंद पड़े हैं साहब। प्रसाद तक नहीं बन पा रहा है अयोध्या में। और आप बताइए कि जितनी भी सरकारी कैंटीन है सब बंद पड़ी है। और आपने कहा कि कांग्रेस के जमाने में सुबह लाइन में लगते थे, शाम तक सिलेंडर लेके घर जाते थे, पर आज आपके राज्य में शाम तक सिलेंडर लेके घर नहीं जा रहे हैं। 45 दिन की वेटिंग कर दी है, एसेंशियल कमोडिटी में डाल दिया है, और काला बाजारी आप ही छाती पीट के चिल्ला रहे हैं कि सरकार आपकी, और काला बाजारी भी आप नहीं रोक पा रहे। तो कितने निकम्मी सरकार चला रहे भाई साहब, ये तो बता दीजिए। प्रियंका जी देखिए, आपने भी सरकार चलाई। रुके पांडे जी, मैं आ रहा हूं। सरकार तो आपने भी चलाई। आप बताइए, जब युद्ध में चीजें होंगी तो स्थिति तो होगी, थोड़ा बहुत तो चीजें होंगी, और उसका असर देखिए कमर्शियल चीजों पर पड़ रहा है। और आप भी देख रहे हैं कि आप भी कहती होंगी घर में भैया खाली सिलेंडर तो भरवा लीजिए। लोग भी तो कहीं ना कहीं पैनिक हो रहे हैं ना, जानबूझकर जाके लाइनों में लग रहे हैं कि अपना एडवांस में सिलेंडर भर रहे हैं वो लोग। तो उससे भी तो एक वजह है ना ये लंबी कतारों के लिए। और फिर विकल्प है क्या? वजह ये है कि सरकार ने कोई भी किसी तरह की कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है कि किस तरीके से इस स्थिति को मैनेज करना है। बुकिंग साइट बंद हो चुकी है, तो पैनिक होगा नहीं, इंसान क्या करेगा? आखिर जिसके घर में त्योहार है, जिसके घर में शादी है, जिसके घर में रमजान चल रहा है, अब नवरात्र आने वाले हैं, वो क्या करेगा? उसको गैस का सिलेंडर तो चाहिए ना। और जब आप विदेश नीति बना रहे थे तब आपके इजराइल के कदमों में जाके गिर गए, उसको फादरलैंड बता दिया, वो फादरलैंड हो गया आपका। और जो ईरान आपका पुराने समय से एक अच्छा दोस्त रहा है, उस पर आप एक संदेश देने में। ठीक है पांडे, जल्दी से जवाब दीजिए, मैं बाकी मेहमानों को जोड़ना है। पांडे जी, ठीक है, अशोक पांडे जी के जवाब ले लेते हैं। प्रियंका जी, आपकी विदेश नीति पूरी तरीके से ढक्कन हो चुकी है, और आप खुद भी पूरी तरीके से असमर्थ है ये बताने को जनता में। ठीक है प्रियंका जी होगी बात। अशोक पांडे जी, अशोक जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी रखिए। सिलेंडर मांग रही है, आपसे मांग क्या रही है? नौकरी मांगे तो आप लाठी देंगे, और जो पेपर लीक होंगे उस पर आप ठीक है ना। अशोक पांडे जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो आप कह देंगे कि भाई साहब। प्रियंका जी रुकिए, सुन लीजिए उनको। देखिए, कांग्रेस पार्टी अब एक बेहया पार्टी के रूप में दुनिया जाए। कांग्रेस पार्टी अब बेहया हो गई है। अब हम बहस करेंगे उस पर, ईरान पर। पांडे जी आज आप क्या खा के आए हैं जो टेबल पे बैठे हुए? सहगल साहब मैं आऊंगा। लग रहा है नाले की गैस से कुछ पका के खा के आए हैं आप। समझ ही नहीं आ रहा बोलना क्या है आपको।
इस समय जो मिलावट देखिए पूरी डिबेट में कांग्रेस 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 लगे हुए हैं। अरे भाई बताइए ना कब मिलेगा? भी हाथ है, क्योंकि काला बाजारियों के साथ कांग्रेस नीति आप चला रहे हैं हमेशा होता है। अरे बताइए कब मिलेगी गैस? जवाब दे के जाइए सब जनता को। कितना बड़ा चैनल है GTV, उस पर आप बता के जाइए जनता को। कांग्रेस चिल्ला रहे हैं, मिलने लगेगा, शर्म भी नहीं आती। चल मैं एक बार सहगल साहब जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे थे, ठीक है पंडित जी रुकिए। सहगल साहब कुछ कहना चाह रहे। सहगल साहब आपको लग रहा है कि विदेश नीति सरकार की खराब है इसलिए ये स्थिति आ गई है? ठीक है पंडित जी रुकिए। पंडित जी, पीके सहगल साहब डिफेंस एक्सपर्ट है बहुत पुराने। सरकार की विदेश नीति बहुत ही उच्च दर्जे की है। इसी माफी का रवैया था कांग्रेस पार्टी का और अपोजिशन का कोविड के समय, और हमारी सरकार ने 140 करोड़ लोगों को दो डोजेस दी और 100 कंट्रीज को मुफ्त में दिया। इस समय भी हिंदुस्तान की स्थिति बाकी सारी दुनिया से बहुत बेहतर है। इसके 4-5 कारण है। सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन का रवैया, दूसरा पैनिक, तीसरा जो है र्यूमर्स, चौथा जो है होर्डिंग, और पांचवा जो ब्लैक मार्केटिंग। मैं होर्डिंग की बात जो कर रहा हूँ, सब 33 करोड़ लोग रजिस्टर्ड गैस यूजर्स है, हर एक के पास 2 सिलेंडर है। सो दैट मीन 66 करोड़ सिलेंडर चाहिए, जिसके पास अगर हर सिलेंडर कम से कम 25 दिन चलता है, जिसका सिलेंडर 3 दिन भी चला है, 4 दिन भी चला है, उसको भी भरवाने की कोशिश कर रही है। हर जो गैस एजेंसी है, एक तो भरवा दीजिए उसका सिलेंडर। दो का तो डाटा आपके पास है ना कि दूसरा भरवाने पहुंचेंगे तो आप बता देंगे ना, एक अभी भरवाया एक नहीं भराया। क्यों पब्लिक को यहाँ पे बैठ के ब्लेम करते हैं आप लोग? मतलब पब्लिक को आप लोग टीवी चैनल पर ब्लेम कर रहे हैं। आपके पास डाटा है? प्रियंका जी है तो सही ना, देखिए अब खाली सिलेंडर को तो भरवा रहे हैं ना। अरे जबरदस्ती कैसे प्रियंका गांधी को देखा कैसे समझ नहीं आ रहा, ये लोग कौन से नाले की गैस में चाय बना रहे हैं, कौन से नाले की गैस। ठीक है सहगल साहब रुकिएगा, मैं माफी चाहूंगा। सहगल साहब अभी रुकिए। प्रियंका जी रुक जाइए, बाकी लोग मेहमान भी है। विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार है, एक बार ठीक है पीके सहगल साहब मैं लौटूंगा। सहगल साहब रुकिएगा। विजय उपाध्याय जी देखिए पैनिक तो है, स्थिति में तो कुछ गड़बड़ है वाकई में। देखिए कमर्शियल चीजों पर हुआ, फिर दाम भी बढ़ गए और आम लोग अभी लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। ये भी हम देख रहे हैं कि आम लोग चाहते हैं कि भाई अपना कहीं कोई स्थिति बिगड़े तो आप सिलेंडर भरवा लीजिए, एडवांस में वो भरवा भी रहे हैं। लेकिन स्थिति तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर है। हालांकि सरकार भी अलर्ट है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अगर मैं यूपी के लिहाज से देखूं, यूपी के नजरिए से देखूं तो वो भी अलर्ट है। लगातार आज देखा कई जगह से खबरें भी आई छापेमारी। लेकिन आपको क्या नजर आता है? देखिए स्थिति तो खराब है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे देश में गैस का प्रोडक्शन बहुत कम है। हम 10% अपनी जरूरत का केवल प्रोडक्शन करते हैं, वो भी कावेरी बेसिन में। इसके अलावा हमारे पास गैस के प्रोडक्शन का कोई सेंटर नहीं है, ना कोई कुआं है। सारी गैस अभी तक कतर से आती है। 3000 किलोमीटर भारत से दूर है कतर, और 1947 के बाद से जब से गैस की जरूरत पड़ी, कतर से ही गैस आती रही है। कोई दूसरा विकल्प नहीं है। रशिया के साथ आप गैस ले सकते हैं, लेकिन वो रूट बहुत लंबा है और युद्ध होगा ये किसी को पता नहीं था। अमेरिका और ईरान की लड़ाई हुई, वो लड़ाई ईरान ने मोदी जी को पता था अमेरिका और इजराइल के साथ अपने पड़ोसी मुल्कों पे भी अटैक कर दिया, चाहे कतर हो, सऊदी अरब हो, दुबई हो, रियाद हो, शारजहां हो, हर जगह उसने अटैक कर दिया। तो भले ही बहुत ही नायाब और अच्छा मुल्क कहते हो आप ईरान को, लेकिन उसने हमले तो सब जगह कर दिए हैं। वहां करीब 1 करोड़ भारतीय भी रहते हैं, और इस हमले की वजह से जो कतर पे हमला हुआ, जो दूसरी जगहों पे हमला हुआ, उसने होर्मुज को बंद किया, जिसकी वजह से कतर से भारत को गैस की सप्लाई थम जाएगी, रुकेगी। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि कुछ भारतीय जो आपूर्तिकर्ता जहाज हैं उनको छूट दे रहा है। वो हमारे रिलेशन है ईरान के साथ, चाहबर उसने दिया ही है भारत को। तो अगर सप्लाई रूट ठीक हो जाती है। विजय जी देखिए आप एक जर्नलिस्ट है, अब क्या हम सरकार को फेलियर बताने की बजाय, मैं आ रहा हूं प्रियंका जी, सरकार को फेलियर बताने की बजाय आम जनता को भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। भाई युद्ध के हालात है तो हमें भी कहीं ना कहीं चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में तो ज्यादातर सिलेंडर अब दौर अब आ गया, पहले तो चूल्हे पे ही रोटी बनती थी। तो हमें भी कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा ना, आम लोगों को भी कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है कि ऐसे हालात में हमें कैसे समझौता करना पड़े। यह सरकार को दोषी माने और सरकार को कोसे? नहीं, लोग तो सेल्फिश होते हैं कि हमारे घर में ज्यादा जितने सिलेंडर हैं सब भर के रख जाएं, पता नहीं कब मिलेगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि इसी वजह से पैनिक ज्यादा है। कमी की वजह से सरकार ने प्रिकॉशन लिए कि कमर्शियल यूज के लिए उन्होंने रोक दिया, कि ताकि लोगों को घरों में दिक्कत ना हो। लेकिन ये बात जैसे सहगल साहब कह रहे थे कि घर वाले लोग भी अपने 2-3 सिलेंडर लोगों का एवरेज है, वो सरकार ने ही दिया है।
कंपनियों ने ही दिया है। और उज्ज्वला योजना जो ग्रामीण इलाके में बहुत बड़े पैमाने पे गैस सिलेंडर बटे हैं पिछले 8-10 सालों में, तो एडिशनल रिक्वायरमेंट है। भारत में गैस का प्रोडक्शन है नहीं, जो इंपोर्ट होती है गैस उसी से चलता है। अब इस पे अपोजिशन कुछ भी कहे, बीजेपी कुछ भी कहे, आप गैस नहीं पैदा कर सकते भारत में, लेकिन आपकी जो इकोनॉमी है और जो एनवायरनमेंट का मामला है, पर्यावरण का जो मामला है, आप पेड़ काट के अगर लकड़ी बनाएंगे इतने सालों से, अगर पेड़ कटते रहते या कोयले से आप जलाते तो आपका वातावरण दूषित होता। तो उसके लिए गैस ही एक ऐसी विकल्प थी, इसीलिए सरकार ने गैस का ऑप्शन लिया। अब अगर पता होता युद्ध हो रहा है या युद्ध होना है, तो शायद रूस से वो जैसे तेल मंगा रहे हैं वैसे गैस भी मंगा लेते, वहां से आने में 15 से। लेकिन उसमें यही है ना विजय जी, उतना भी हम गैस नहीं मंगा पाएंगे कि जितनी जरूरत है भारत की, क्योंकि ज्यादातर तो खाड़ी देशों से तो होती है, और कतर से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हमारी तो ज्यादातर वहीं से गैस ही आती है ना। और कोई रूस से भी मंगा ले तो वहां टैंकर चलेगा तो यहाँ पहुंचने में समय लगेगा। बिल्कुल। चलिए मैं एक रिएक्शन मंजुला उपाध्याय। मंजुला जी देखिए, इकोनॉमी की बात करें, क्योंकि इस पर देखिए अब गैस महंगी हुई, गैस की किल्लत भी हुई, युद्ध हो रहा है, आप क्या देखते हैं भारत की इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ने वाला, आने वाले दिनों में और चीजें भी कहीं महंगी हो सकती हैं? जी, जो जियोपॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं तो उससे हम एकदम अछूते नहीं रह सकते हैं, क्योंकि भारत अब वैश्वीकरण के दौर में चल रहा है और वो भी 1991 से ही है। तो जो अगर विश्व में कोई संकट आता है तो उसका कुछ प्रभाव भारत पर भी पड़ता है। और पिछले जितने भी क्राइसिस आए, चाहे मुद्रा के टर्म्स में आए या आप मुद्रास्फीति के इसमें देखें तो आए, तो उसका असर भारत पे बहुत ज्यादा नहीं पड़ा है और देशों के बनस्पत। और अगर हम देखें कि सरकार क्या इनिशिएटिव ले रही है, तो वो ये है कि हमारे विदेश मंत्री जो हैं, ईरान के विदेश मंत्री से वार्ता कर रहे हैं और उन्होंने कुछ जो उनके टैंकर्स हैं हमारे पास होने के लिए अलाउ किया। अगर इतनी खराब विदेश नीति होती तो ऐसे संकट के समय में वहां के फॉरेन मिनिस्टर क्यों अलाउ करते। और इंडिया ने, भारत ने अपनी जो एलपीजी हमारी प्रोडक्शन कंपनीज हैं मेन, उनको अपना फुल ऑप्टिमाइजेशन यानी कि पूर्ण क्षमता पर कार्य करने के लिए कह दिया है, जिससे कि हम अपना प्रोडक्शन जो है कुछ हद तक बढ़ा सकें। और ये गवर्नमेंट ने सही कदम किया है कि उन्होंने अगर जो टाइम पीरियड होता था एक सिलेंडर से दूसरा भरवाने का, वो 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है। तो पब्लिक को भी इतना पेशेंस रखना चाहिए। हम लोग भी घर में सिलेंडर है, जिस दिन ये सुना तो थोड़ा मन में आया कि लो रख लें, फिर युवा कभी कुछ दिन पहले ही भराया। तो इतना तो नागरिक कर्तव्य के नाते हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए। और किसी संकट के समय में पूर्व में सरकारों ने जब आग्रह किया है कि हम एक समय का भोजन त्याग दें, तो यहाँ की जनता ने त्यागा और कोऑपरेट किया। कोविड काल में भी जनता से जब अपील की गई, जनता ने कोऑपरेट किया। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं, ये मूल एक ह्यूमन नेचर है कि वो क्राइसिस में बिल्कुल, और वो होता है हमारे भारतीयों में, ये अमूमन होता है कि जब हमें लगता है कि ये चीज होने वाली है तो पहले ही एडवांस हम कर लेते हैं। मैं प्रियंका जी एक चीज है, मैं आ रहा हूँ, विजय जी जल्दी से कहिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सरकार ने अपनी, मैं कह रहा हूँ आज ही ईरान के जो राजदूत हैं भारत में, मोहम्मद फतेह हाली, मंजुला जी उन्होंने कहा कि भाई भारत के जो भारत के जहाज हैं उनको हम आने देंगे, हमारा भारत दोस्त है। देखिए, ईरान का तेल भारत खरीदता है, अगर भारत ईरान का तेल खरीदना बंद कर दे तो उनकी इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन रूस का है और रूस से हम काफी बड़ी मात्रा में तेल लेने लगे हैं, इसलिए हमारी जो अरब कंट्री है उन पे निर्भरता भी कम हुई है। तो भारत ईरान के साथ अपनी दोस्ती भी निभा रहा है और जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, जो आपका जियोपॉलिटिक्स है, उसको भी संतुलन बनाए हुए हैं। तो अगर ईरान भारत गैस आने देगा, तेल आने देगा, तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम बिल्कुल प्रॉब्लम दूर हो सकती है। और ये जो बातें भी आ रही हैं कि बातें हुई हैं और ये चीजें हो रही हैं। मैं प्रियंका जी आपसे मेरा एक सवाल, आप भी जानते हैं युद्ध के हालात है और युद्ध के हालात में सभी देशों पर असर है, ऐसा तो नहीं है कि कोई भारत ही अकेला झेल रहा है। पाकिस्तान में देखिए पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़ गए, इन लोगों ने तो कम से कम अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। हालांकि इस रसोई गैस पर असर पड़ रहा है, जैसा कि सभी ने कहा, खाड़ी देशों से, कतर से हमारी सबसे ज्यादा सप्लाई भी होती है, ये आप भी शायद वाकिफ होंगे। लेकिन अब आपको नहीं लग रहा है कि भाई आपको सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए? आपको हल्ला घेराबंदी की बजाय आप कहिए कि भाई कोई बात नहीं, चलिए आइए कुछ दिन पुराने दौर में लौट चलें। दिक्कत क्या है? या फिर सरकार के साथ खड़े होने में दिक्कत नहीं है, पर सरकार तो पहले खड़ी हो। सरकार पूरी घुटनों के बल अमेरिका और इजराइल के सामने लेटी हुई है। वो ये नहीं डिसाइड कर पा रही हम तेल से खरीदेंगे। ईरान से उसने पहले ही तेल खरीदना बंद कर दिया था, फिर रशिया से उसको तेल खरीदना है या नहीं खरीदना है ये परमिशन दे रहा है अमेरिका की सेक्रेटरी कह रही है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो कह रहा है
कि भाई हमने परमिशन दी, इंडिया इज अ गुड एक्टर, और वो हम परमिशन देते हैं तो वो मानता है। तो मतलब हमारी विदेश नीति कौन डिसाइड कर रहा है? अमेरिका डिसाइड कर रहा है। हम किसके साथ खड़े हो जाए? हम अमेरिका के साथ जाके खड़े हो जाए? तो देखिए भाई, हमसे नहीं होगा। हम अपने देश की रणनीति के साथ खड़े हो सकते हैं, पर हमारी देश की रणनीति है क्या, ये तो कोई बताए। आप ये बताइए, आप ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहे हैं, कोई एक मैसेज किया आपने? वहां पर 170 से ज्यादा बच्चियों का स्कूल पे हमला करके मार दिया गया, आपने एक भी शब्द लिखा? नहीं लिखा। उनका एक शिप जो यहाँ पर आ रहा था, जो आयरस देना था, प्रियंका जी आप ये बताइए, आप ये बताइए, नहीं एक इतने बड़े बड़े देश हैं, अगर अब आपको लग रहा है तो देखिए, पाकिस्तान तो मुस्लिम कंट्री है ना, अब भाई वही लड़ ले जाके, क्यों नहीं लड़ रहा है? चीन क्यों नहीं लड़ रहा है? बाकी लोग कह रहे हैं कि हम करेंगे करेंगे, अब रूस कह रहा है कि हम करेंगे, कौन आ रहा है मैम? हम क्यों जाके, आप ये बताइए ना, अरे नहीं, आप ये बताइए, हम जाके लड़ जाएं, क्या करें? अच्छा हम जंग में लड़े उनके साथ? तुलना करेंगे तो आपको शर्म आनी चाहिए। मैं तो आप नहीं, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ ना, आप बताइए ना, क्या लड़े? क्या भारत लड़े वहां जाके? हिंदुस्तान को कंपेयर, नहीं ईरान के साथ खड़ा हो जाए, लड़े वहां भारत जाके? क्या है? नहीं तो इजराइल के घुटनों में जाके गिर जाए। नहीं अब कर क्या, आप बताइए। अच्छा प्रियंका जी आप बताइए, हम लड़े जाके? क्या ऐसा अमेरिका से क्यों दबे? नहीं आप बताइए, हम लड़े क्या? कौन सा देश लड़ रहा है? आप देखिए, मुस्लिम कंट्री लड़ रही है प्रियंका जी, मुस्लिम कंट्री आपस में लड़ रही है, और आप कह रही है भारत कूदे उसमें। आप क्यों जाके इजराइल में बैठ गए? ठीक है पांडे जी आपकी विदेश नीति फेल है। प्रियंका जी आपने सुना भी होगा। देखिए, विदेश नीति फेल नहीं है, उसका डंका फट गया है। ठीक है, पूरी तरह से एक्सपोज। सुन लीजिए पांडे जी को, सुन लीजिए अशोक पांडे जी अपनी विदेश नीति बता रहे हैं। कांग्रेसी हमेशा हमारे दुश्मनों के साथ खड़े। फिर कांग्रेसी, अरे भैया कोई अपनी पार्टी में भी कुछ बोल दो, कोई कुछ पढ़ के आए हो क्या? आप कुछ पढ़ के आए हो तो अपनी पार्टी के बारे में बोल दो भाई। आपको नहीं है, जब हमारे यहाँ सिलेंडर घर में पूछ के दिया जाता था। आप जब प्रवक्ता बुलाया करिए तो उसको कुछ नॉलेज होनी चाहिए, कुछ बोलना आना चाहिए। अब यहाँ पे वो कांग्रेस के अलावा कुछ बोल ही नहीं रहे। मुद्दा क्या है और वो कांग्रेस के पीछे पड़े हुए हैं। और जिस तरह के देशद्रोही बयान राहुल बाबा देते हैं, ये लोग देते हैं। राहुल बाबा, अरे भैया ये मोदी बाबा को समझाइए अपनी विदेश नीति को। अरे अशोक पांडे जी, वो आपकी विदेश नीति के बारे में पूछ रहे हैं कि फेल है, उस पे बता दीजिए ना उनको कुछ। विपक्ष की भूमिका नहीं है, पता ही नहीं है, कुछ पढ़ के ही नहीं आए हैं क्या चल रहा है देश में। उनको अपने पड़ोसी घर में सिलेंडर है कि नहीं है नहीं पता होगा, उनके अपने घर में सिलेंडर है कि नहीं है नहीं पता होगा। चले मैं आ रहा हूँ मैं, ठीक है पांडे जी रुकिए, पांडे जी रुकिए, ठीक है प्रियंका जी रुक जाइए, प्रियंका जी रुकिए। पीके सहगल साहब मैं एक बार देख रहा हूँ, मैं जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, कि हमारी विदेश नीति फेल है, ये है, सरकार क्यों चुप है, हम क्या। अब आप बताइए, क्या जाके हम युद्ध लड़ें? आप देखिए कितने भी बड़े देश हैं, कोई भी कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ निंदा कर रहा है बैठ के। एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आ जाता है, निंदा करके वो हट जाते हैं। तो अब मैं देख रहा हूं कांग्रेस के लीडर चाहते हैं कि जाए और ईरान के साथ हम लड़ें, कि भाई मिल जाए ईरान के साथ। ये कौन चाह रहा है? अरे आप ही तो चाह रही हैं मैडम जी, आप तो चाह रही हैं कि मोदी जी जाके ही लड़ जाएं। नहीं मतलब नहीं, किसने कहा आपसे? तो फिर क्या चाहिए ना आपको, ये बताइए ना, आप बताइए कौन देश खड़ा हुआ है? हमारी विदेश नीति क्या है, हम किसके साथ खड़े हैं? ठीक है सहगल साहब एक बार आपको समझ में आती है विदेश? ठीक है सहगल साहब आपको समझ में आ रहा है? चलिए सहगल साहब समझा देंगे, वो तो डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, मुझसे ज्यादा समझदार हैं। सुनिए सहगल साहब की बात तो समझ में आ जाएगी आपको। सहगल साहब बोलिए। We have a very mature leadership at this point of time, a very decisive leader, जो बड़े पैमाने पर साफ तौर पे कई मीटिंग्स कर चुके हैं, ये यकीन करने की कोशिश कर रहे हैं देशवासियों के ऊपर किसी प्रकार का कोई मुसीबत ना आए। हमारे 42 देश के साथ में हम ऑयल एंड गैस खरीद रहे हैं, लेकिन लंबा समय लगेगा आने में, फ्रेट चार्जेस बढ़ गए, इंश्योरेंस चार्जेस बढ़ गए। साथ ही साथ आप देखो, हिंदुस्तान यूए के एम्बेसडर आज कह रहे हैं और अमेरिका के कर्नल डगलस कह रहे हैं कि इस समय केवल एक ही देश है जो किसी प्रकार की मीडिएशन कर सकता है और इस जंग को रुका सकता है, और वो साफ तौर पे कह रहे हैं वो केवल प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। मोदी को कम से कम जीसीसी कंट्रीज है और अरब कंट्रीज कम से कम 10 या 12 कंट्रीज ने अपना सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है अभी उनको 29 या 30 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुके हैं, जो हमारी जितनी भी सरकारें। ठीक है सहगल साहब मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए, हमारी भूमिका क्या हो अब इस जंग में? हमारी कूटनीति की फायदा सबसे बड़ा हो रहा है कि हमको सारे देश जो है हिंदुस्तान की मदद के लिए तैयार है। अगर आप देखो इंडोनेशिया में क्या हो रहा है, देखो चाइना में क्या हो रहा है, साउथ कोरिया में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है,
पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, सारे देशों में राशनिंग हो गई है। चाइना की तो बात ही मत करिए आप यहाँ पर बैठ के, वो स्ट्रेट ऑफ कांग्रेस वालों को चाइना से सिलेंडर मंगवा दीजिए फिर, है ना। अरे भाई उसके जहाज तो निकल रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, इंडिया का जहाज नहीं निकल पा रहा है। और हमारे जो विदेश मंत्री है, ये मंत्रालय है। चलिए ठीक है सर, मैं विजय उपाध्याय जी कुछ कह रहे हैं। विजय उपाध्याय जी, मैं एक बार मंजुला जी की करो, लेकिन विजय उपाध्याय जी का एक रिएक्शन लूं। सहगल साहब रुकिएगा। विजय उपाध्याय जी, मुझे आप बताइए, आप एक पत्रकार हैं, अब आप बाकी देशों का भी रुख देख रहे हैं इस पूरी जंग को लेकर, कोई साथ नहीं है क्योंकि शिया और आप भी जानते हैं सुन्नी कंट्रीज की लड़ाई हो रही है। अब आप देखिए कि ईरान किसके सब मुस्लिम देशों पर ही अटैक कर रहा है। फिर भारत की भूमिका हो क्या, जो कांग्रेस बार बार कह रही है कि भारत की भूमिका क्या है? नहीं, जब दो लोग लड़ने पे आमादा हो तो आपको थोड़ी देर तक तटस्थ होकर देखना चाहिए कि इनकी लड़ाई में दम कितना है। माहौल बदलेगा फिर हमारी भूमिका शुरू होगी। हम खामखा में पड़ी हुई लकड़ी क्यों उठाएं? बिल्कुल। जिन लोगों को लगता है कि देश की विदेश नीति ठीक नहीं है, उनको एक मॉडल देना चाहिए, बताना चाहिए कि ये इस काम को ऐसे करना चाहिए। और अगर चीन की आप तारीफ बहुत करते हैं तो ठीक है, जिनको चीन बहुत पसंद आता है वो कम्युनिस्ट और तानाशाह कंट्री है, वहां पे विपक्ष नहीं है, न चैनलों पे डिबेट होती है। आपको जो कह दिया जाता है बस उतना ही करना पड़ता है, उससे ज्यादा आप कर नहीं सकते। जिनको चीन अच्छा लगता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चाउमीन खा के गए चीनी। जी, चाउमीन खाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है, मोमो भी खाइए। तो ये जो चाउमीन मोदी जी ने बुला के खिलाया अपने पार्टी कार्यालय में, टीवी आपको नहीं पता होगा सर। विदेश नीति नहीं तय होती है। जिनको ये भ्रम हो कि टीवी डिबेट में बोलेंगे विदेश नीति तय हो जाएगी। और बिल्कुल सही बात है विजय जी। अभी आप देखिए जरा, और अमेरिका, अगर इसमें देखिए ऐसा तो नहीं है अमेरिका को नुकसान नहीं हो रहा, होने दीजिए ना, हमें क्या फर्क है। हम पर भी तो टैरिफ वॉर कर रहा था, कम से कम उसको भी तो नुकसान होने दीजिए, हमारा क्या होने दीजिए जंग भाई। हम क्यों, आपने कहा कि पड़ी लकड़ी उठाने की कोशिश करें। मंजुला जी एक रिएक्शन आपका। हमारे देश पे जो असर पड़ रहा है, हमारे देश में तो मैम उसका तो विकल्प वो तलाश ही रहे ना, ऐसा तो नहीं कि हाथ पर हाथ धरे बैठे वो लोग। कब तलाश है? तो हाथ पे हाथ ही धरे तो आप राय दे दीजिए भैया, ये कर लीजिए। मंजुला जी जैसा कि मैडम कह रही थी कि प्रवक्ता भाजपा के पढ़ के नहीं आए, तो मैडम भी कुछ पढ़ के आए कि भारत जो ईरान से मुझे पढ़ाएंगी, वहाँ से अलाउ किया हुआ है, और साथ ही साथ जो भी वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं उसको एक्सप्लोर करने की बात की है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे जो राशन की दुकानें होती हैं वहाँ से 48,000 किलोलीटर केरोसिन ऑयल सप्लाई करने की बात कही है। भारत में केरोसिन ऑयल हम लोग यूज करते आए, पहले से भी प्रयोग करते आए, और विपदा में हम उसको प्रयोग कर लेंगे। और आप क्या सुझाव लेके आई हैं, आपको ये देखना होगा कि आप क्या सुझाव लेके आई हैं। आपको सुझाव देने चाहिए क्राइसिस पीरियड में, ना कि सिर्फ इंगित करना चाहिए। और सरकार ने अपनी प्रायोरिटीज तय कर दी है। हाउस होल्ड सेक्टर में 87% करीब एलपीजी यूज होता है और उसके लिए प्राथमिकता दी है। लेकिन मंजुला जी वो ठीक है, लेकिन चाहे देखिए पांडे जी बात कहें, लेकिन दिक्कत तो है ना, लोग लाइनों में लग रहे हैं बुकिंग के लिए, बुकिंग नहीं हो पा रही है। इशू तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है इशू। आप कहते कि नहीं बिल्कुल सब कुछ ऑल इज वेल है यहाँ पर, ये नहीं कहा जा सकता, पर कोई दिक्कत आई तो उसको कैसे टैकल करना है, सप्लाई पूर्ति को कैसे बढ़ाना है, और साथ ही मांग को कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए पैनिक ना क्रिएट हो, इसलिए गवर्नमेंट बिल्कुल पैनिक ना हो, क्योंकि देखिए जब युद्ध के हालात है। अच्छा प्रियंका जी आप देखिए, ठीक है कांग्रेस, आप सही बताइए, क्या आपने इंडक्शन का इस्तेमाल कर रही है? क्या सिलेंडर खत्म हो गया क्या आपके घर पे भी? अभी सही बताना, झूठ मत बोलना, देखिए लाख लोग करोड़ सुन रहे होंगे आपको। नहीं, 140 करोड़ का देश है, आपका कैमरा सुबह से शाम तक जहाँ जाता है। अरे हम तो कह रहे हैं मैम खराब है, लेकिन आपके घर में है सिलेंडर? नहीं, अभी सिलेंडर पर रोटी बन रही है, नहीं बन रही? नहीं, मैं खा पाए, मेरे देश के व्यक्ति ना खा पाए। एक व्यक्ति की आज मौत हो गई है सिलेंडर की लाइन में लगे 66 वर्ष के वृद्ध की, इसलिए मजाक मत उड़ाइए इस सब चीजों का, ये बहुत सीरियस इशू है। अरे मैडम हम तो आपकी भी समस्या पूछ रहे हैं ना कि वाकई में जब ऐसा हो रहा है तो आप मजाक मत उड़ाइए। मैं मजाक कहाँ उड़ा रहा हूँ, मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ मैडम जी। मैं तो चला जाऊंगा, हम तो पुराने दौर के आदमी, देखिए हम ग्रामीण क्षेत्र के आदमी है। प्रियंका गुप्ता, हम तो चूल्हे पे भी रोटी खा लेंगे बना के। नहीं, ये मजाक आप नहीं, ऐसा नहीं, अगर हालात है देश के साथ खड़ा होना है तो हम तो चूल्हे पे भी खाना बना सकते हैं। जिनके घर में यही व्यापार होता है, वो छोटा सा स्टॉल खोल के अपना जो है घर चलाते हैं, उनका घर परिवार कैसे चलेगा? और आप लोग यहाँ बैठ के मजाक कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम सीरियस है, उसको आप जोक बना रहे हैं। सहगल साहब, क्या अगर हालात हैं तो हमें भी तो कंप्रोमाइज करना चाहिए ना? और वो जो है मशरूम सब चंगा है, देखो जब देश को मतलब सब चंगा है देश में, मान ले हम।
तो सारे के सारे विपक्ष को एकजुट होना चाहिए सरकार के साथ और लोगों को समझाना चाहिए कि भाई इस माफी की लोगों को समझाना चाहिए कि गैस सिलेंडर बंद कर दीजिए, गैस सिलेंडर नहीं मिल पाएगा, अब आप खाना बंद कर दीजिए, के समय भी इसी काफी विपक्ष का रवैया रहा, बाद में सब कुछ ठीक हो अरे गया। सरकार को समझाइए आप लोग मिलके, है कि हमारी सरकार बहुत ही स्ट्रांग है, कि हमारे देश के लोगों को किस तरीके से बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें प्रोवाइड की जा सकती हैं किसी भी सिचुएशन में। लेकिन हमारा अपोजिशन जो है वो हर समय हर इशू को चलिए देखिए, हालात ऑल इज वेल तो है नहीं, लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं, कैमरा खुद गवाही दे रहा है, लोग दिक्कत में तो हैं, लेकिन सरकार कह रही है ऑल इज वेल है, सब आप पैनिक ना करें। आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। नमस्ते।